दोस्तों, हम विवाह करने वाले हैं। क्यों हिला डाला ना। हम यह सोच रहे हैं कि एक सुंदर सी जिंदा स्त्री को देख के उसको अपना बना ही लें, क्योंकि विवाह हमारे समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या माना जाता है। तो आइए कर ही लेते हैं। विवाह करना हमारे समाज में इतना अनिवार्य हो गया है, यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति का ही बस एक ही मार्ग है, वह है विवाह। विवाह कीजिए, बैतरनी टप जाइए। भले ही युधिष्ठिर स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अगर आप विवाह कर लेंगे तो समाज में स्वर्ग की सीढ़ियों को पार करके स्वर्ग तक पहुंच ही जाइएगा। इसीलिए हम भी यह सोच रहे हैं कि परिवार और समाज के खुशी के लिए हम अपने सुख का त्यागपत्र दे ही दे। यह त्यागपत्र देने का आप लोग का भी मन बिल्कुल होता होगा, जो त्यागपत्र दे चुके हैं, अर्थात जो लोग विवाह कर चुके हैं, उन शहीदों को मेरा नमन। और जो शहीद होने वाले हैं या होना चाहते हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये जो समाज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विवाह, इसके इर्द गिर्द क्या क्या घटनाएं होती हैं। अगर आप बात विवाह की करें तो विवाह में एक स्त्री और पुरुष दोनों का होना अनिवार्य होता है अथवा नहीं होता है विवाह। तो अब हम यह समझते हैं कि विवाह से होने वाली स्त्रियों और पुरुषों को क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानि होता है, और समाज को इससे क्या हानि होता है, ये भी तो हम लोग समझेंगे अभी बैठ के। आइए अब हम समझते हैं कि विवाह में क्या क्या होता है। जो विवाह के बाद होना है वो समझिए आप लोग। विवाह से पहले क्या क्या होता है आपको हम बताते हैं कि दहेज प्रथा के कारण क्या नुकसान है और क्या लाभ है। तो नुकसान भैया ये है कि हम लोग को 20 लाख 30 लाख 50 लाख मिल जाता है, हम लोग पूरा खूब मौज उड़ाते हैं, समझे। और इससे एक चीज और भी होता है कि समाज में हमारा औदा बढ़ता है। कौन से बाबू कितना लाख लिए हैं यह चर्चा अक्सर समाज में होता है। और जो आदमी सबसे ज़्यादा तिलक लेता है या कि दहेज लेता है, उसको समाज में उतना ज़्यादा इज्जत प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलता है। और उसके बाद दूसरे लोग यह भी सोचते हैं कि जब हमारा बेटा का ब्याह होगा तो हम और चढ़ के लेंगे। बात समझ रहे हैं। अब समझते हैं कि दहेज प्रथा से फायदा किसको होता है। तो फायदा देखिए मूल रूप से जो है मतलब महिलाओं को होती है। वो लोग मानसिक रूप से शारीरिक रूप से खूब प्रताड़ना झेलती हैं और कहीं ना कहीं तो मार भी दी जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसे ढेरों केस रोज हमारे सामने आता है, जिसमें से अभी हाईलाइट पे चल रहा है ईशा शर्मा का केस, जिसमें कि उसकी आत्महत्या करने की बात कही गई है, लेकिन उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसका हत्या हुआ है। फिलहाल केस जो है सीबीआई के पास है, अब ये जांच का विषय है। दूसरा एक और मामला है दीपिका नागर। ये भी एक शादीशुदा महिला थी जिनका दहेज के कारण हत्या या आत्महत्या, अब जो है वो तो जांच का विषय है। अदालतें और कानून अपना काम करेंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम दहेज लेंगे, हम दहेज लेंगे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनके केस में तो ये भी कहा जा रहा है बहुत मोटा पैसा दिए थे दहेज में, लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा भी किए थे, स्कॉर्पियो गाड़ी भी दिए थे। लेकिन देखिए लड़का लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, उसको क्या चाहिए था 50 लाख रुपया, फॉर्च्यूनर, समझ रहे हैं। गाड़ी तो फॉर्च्यूनर अच्छा होता है, लेकिन खुद मेहनत करके कौन खरीदे, साला बहुत टाइम लग जाता है। इससे अच्छा होता है कि झांट भर कर नौकरी कर लो सरकारी, लाख 1.5 लाख कमाओ, और जहाँ ब्याह करो वहाँ मुंह खोल के बोल दो हमको फॉर्च्यूनर चाहिए। बिना फॉर्च्यूनर के नहीं करेंगे ब्याह, भगभूसरी के तुम्हारी। और एगो केस है राजस्थान में, जयपुर से, अनु मीना का केस। इनका तो समझिए कि शादी के 11-12 साल हो गए हैं, 10 साल का बच्चा भी है, लेकिन अभी भी इनका पति जो है दहेज के लिए इनको प्रताड़ना करता। पीडब्ल्यूडी ऑफिसर हैं साहब, समझ रहे हैं, एक ठीक ठाक पोस्ट पे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और भगवान की दया से घूस में ठीक ठाक पैसा भी कमाते ही होंगे। उनसे भी इनके लालच नहीं भरा, इनको और दहेज में और रुपया चाहिए, भले इसके लिए किसी स्त्री को मारना ही क्यों ना पड़े। मजा तो इसी में है मालिक, समझ रहे हैं। विवाह का असली आनंद तो तभी आता है ना जब पत्नी को कूट सके, मार सके, अपने इशारों पे चला सके। ऐसा मर्दानगी साबित थोड़ी होती है। इस केस में तो यह भी बताया जाता है कि बच्चे के सामने मारता था हरामजादा। अब बताइए वो 10 साल का बच्चा जो यह देख रहा होगा कि कैसे उसका बाप जो है उसकी माँ के साथ हरकत करता है, उसको मारता पीटता है, वो बच्चा बड़ा जब होगा इस ट्रॉमा से कब तक निकलेगा और वो विवाह जैसे कुप्रथा के बारे में क्या सोचेगा। आप समझिए इस बात को, उसका मेंटल हेल्थ कहाँ जाएगा। लेकिन हमको उससे क्या, हमको तो लालची बनने में अच्छा लगता है, हमको तो कामचोर बनने में अच्छा लगता है। हम तो झांट भर का नौकरी लेंगे, विवाह करेंगे और बहुत सारा दहेज का
मांग भी करेंगे। ये तो हमारा अधिकार है, जो अधिकार हमको कानून दे ना दे समाज तो देता ही है। क्या सर सही बोले ना? ये तो देखिए बाबू हो गया कुछ केस जो भी हाल में चल रहा है, लेकिन यह मामला आज का नहीं है। ये बाबू हमारे देश में जो है प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। तो अब चूंकि हम हैं यहाँ तो हम पूरा विवरण करेंगे 1 बाय 1। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो पूरा रुक के जाइएगा, मजा भरपूर देंगे हम आज आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम कहाँ से चलता आ रहा है हमारे समाज में। एक्चुअली ये कब से चलता आ रहा है इसका कोई तय समय तो नहीं लिखा गया है कहीं, या मतलब किस डेट से दहेज शुरू हुआ था, ऐसा कोई विवरण नहीं है। लेकिन विवरण यह है, प्राचीन काल में ऐसे जबरदस्ती का दहेज नहीं लेते थे लोग। माता पिता अपनी मर्जी से, अपने स्वेच्छा से अपनी बेटी को कुछ देते थे, जिसमें रुपया, पैसा, जेवर, जमीन या कभी कभी तो मवेशी भी देते थे। इसको उस टाइम पे स्त्री धन बोलते थे, क्योंकि उस समय माता पिता का यह मानना था कि जब भी बेटी हमारे घर को छोड़ के कोई और घर जा रही हो तो उस समय उपहार दिए जाते थे, ताकि अगर उनके जीवन में कभी भी आर्थिक समस्या आए तो वह उसका उपयोग करके अपना जीवन यापन कर सकें। ये तो था प्राचीन समय। उस समय के लोग को उतना समझ बूझ था नहीं, तो ऐसा मतलब करते थे बकैती वाला काम। अब आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में हम लोग जो है लालच की चपेट में आ चुके थे। जो स्त्री धन पहले सिर्फ स्त्री के लिए दिया जाता था, अब मध्यकाल में पुरुष और उनके घर वाले अपने बाप का मां समझने लगे और उस पर हावी होने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं या ऊंचे घर में शादी विवाह में धन और उपहारों का लेन देन होता था, जो मध्यकाल में आते आते अनिवार्य बन गया। अब जबरदस्ती लेने का परंपरा बन गया कि लाभ नहीं देगा तो गोली मार देंगे। अब आते हैं बाबू ब्रिटिश काल में। वो लोग तो साले थे ही चूतिया। अब वो लोग बनाते हैं एक कानून, जमीन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक कानून बनाते हैं, जिसमें पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का रह जाता है। महिलाओं का मालिकाना हक उनसे छीन लिया जाता है। यह इसलिए भी होता था क्योंकि पुरुषों को अंग्रेजों को बहुत ज्यादा कर देना पड़ता था। अंग्रेज के द्वारा बनाए गए इस कानून के बाद महिलाओं के पास धन संपत्ति पे कोई मालिकाना हक रह नहीं गया था, इसलिए वह पूरी तरह पुरुष पे डिपेंडेंट हो गई कि भैया अब जो करेगा मेरे साथ यही करेगा। यहीं से दहेज एक डिमांड बन गया, एक डील बन गया। और अब आइए हमारे आधुनिक युग में, जहां हम और आप रह रहे हैं। यहाँ एक तो शादी से पहले बहुत भारी भरकम दहेज का डिमांड किया जाता है, डील उल भी होता है भाई साहब, समझे? क्योंकि समाज में बहुत लोग यह बोलते हैं शादी विवाह जैसी चीज तो ऊपर से ही तय होके आता है, जोड़ी बंधन ऊपर से बन के आता है। लेकिन हम अपने आंख के सामने लाख 2 लाख खातिर कितना ब्याह टूटते देख लिए हैं रिश्ता, इसका कोई हिसाब नहीं है। तब भी लोग कहते हैं नहीं ऊपर से तय होके आता है। बाबू तय तो पहले ये होता है, क्या आप सरकारी नौकरी करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते हैं तो 3-4 लाख महीना कमाते हैं कि नहीं? क्या आपके पास कट्ठा और बीघा में जमीन है कि नहीं? क्या आपके पास पक्का मकान है कि नहीं? धन संपत्ति वैभव देख के बाप अपना बेटी वहां फेंक आता है, सोचता है कि अब तो हमारे बेटी का जीवन सुरक्षित हो गया। तभी दहेज की और मांग के खातिर और पैसा के खातिर उसकी जान ले ली जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है और हमारा समाज उसको बैठ के देखता है। अंग्रेज काल आते आते ये प्रथा एक बहुत ही बुरा रूप ले चुका था। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, वह आज़ादी के बाद और ही बुरा रूप ले लिया और ज़्यादा क्रूर हो गया। उसके बाद सरकार को भी बीच में आना ही पड़ा, चलो अब नया व्यवस्था हम सुधारेंगे। तब जाके 1961 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत दहेज लेना और देना दोनों को अपराध मान लिया गया। बताइए ये सब भी कोई अपराध है? लोग देता है, हम लेते हैं, वो मरता है, मौज करते हैं, क्या दिक्कत था बताइए? जबरदस्ती कानून सच घुस जाता है, समझ में नहीं आता क्या चल रहा था। संक्षेप में कहे तो जो प्रथा बेटी के आर्थिक आजादी के लिए बनाया गया था, अब वह पुरुषों के लिए अच्छे आय का स्रोत बन गया और उनकी डिमांड बढ़ने लगी। बाबू समाज में दहेज प्रथा का क्रूरता इतना हावी हो गया था कि बहुत सारे लोग तो बेटी पैदा करना ही नहीं चाहते थे, या जिस भी महिला को 2, 3 या उससे ज्यादा बेटी पैदा हो जाती थी, उस महिला का भी उत्पीड़न होता था परिवार के लोगों के द्वारा कि काहे बेटी पैदा कर रही है। हालांकि उसमें उसकी गलती होती नहीं है, लेकिन अब आदमी साइंस पढ़े तब तो। और एक समय पे जब साइंस डेवलप हुआ और लोग को यह पता चलने लगा बच्चा होने से पूर्व ही ये बच्चा लड़का है या लड़की, तो लड़की को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था। इसी को तो हम लोग भ्रूण हत्या कहते थे। ये समस्या भी तो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को लेके ही था, इससे भी हम गुरेज नहीं कर सकते है ना भाई। लोग इतने लालची हो गए हैं कि दहेज के लिए हत्या, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न जैसे चीजें
अच्छी लगने लगी है लोगों को। जानते हैं अगर एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिएगा तो लगभग हर साल 5500 से लेके 6000 तक लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, या वो आत्महत्या कर लेते हैं या ये लोग उसको मार देते हैं। 15 से 16 महिलाएं केवल इसलिए मार दी जाती हैं क्योंकि हम लालची हो गए हैं, हमारे परिवार वाले लालची हो गए हैं। बात समझ रहे हैं हमारे बाबू? बात सिर्फ मौत तक की नहीं है, बात यह भी है कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना वो रोज झेलती हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि हर साल प्रति वर्ष 5500 से 6000 लड़कियां ये तो मर जाती हैं। इनका डाटा अलग है। अब एक डाटा और है जिसमें वैसे लोग आते हैं जिनको रोज मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। मौत तो आसान हो जाता है ना भाई, जो रह जाते हैं उनकी भी तो है तकलीफें। साल में प्रति वर्ष 1,20,000 से लेके 1,30,000 तक ऐसा केस आता है जिसमें महिलाओं के साथ दहेज उत्पीड़न में शारीरिक और मानसिक हिंसा होती है। ये तो बाबू वो आंकड़े हैं जो एनसीआरबी के पास है, जो केस रजिस्टर हो जाता है। बहुत सारे बाबू केस ऐसे भी होते हैं जो सामाजिक दबाव, लोक लाज कि लोग क्या कहेगा, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, इस चक्कर में केस दर्ज ही नहीं होता है। ऐसे भी ढेरों मामले हैं जहां पारिवारिक कलह, डोमेस्टिक वायलेंस होते रहता है। क्यों? दहेज को लेके। अब सुनिए बाबू, ये हो गया वो आंकड़ा जो दहेज उत्पीड़न के कारण महिलाओं पे हिंसा होता है। अब विवाह प्रक्रिया में सिर्फ महिलाएं ही तो नहीं होती हैं, पुरुष भी तो होते हैं। पुरुष के साथ तो मतलब दहेज नहीं ही मांगा जाता है, लेकिन पुरुष भी बहुत तरीके से वैवाहिक हिंसा का शिकार होते हैं। इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं, रुकिए। आपको अतुल सुहास का केस तो याद ही होगा कि कैसे भी एक बेचारे ने 1.5 घंटे का वीडियो बना के 40 पन्ने का सुसाइड नोट लिख के फुर्सत से अपना जान लिया था। आराम से इत्मीनान से मरेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए उस आदमी को कितनी मानसिक पीड़ा दी गई होगी। भाई मौत अपने हाथ से अपना जीवन लेना आसान नहीं होता है भाई। जो आत्महत्या तक जो महिलाएं भी जाती हैं या आत्महत्या तक जो पुरुष भी जाते हैं, वो इस संबंध में कैसे घुटते हैं यह दर्द अपना अपना हर लोग जानता है। तो भैया अतुल सुहास तो डोमेस्टिक वायलेंस के हो गए शिकार। क्योंकि देखिए अब हो क्या रहा है, ये जो धारा है BNS 85 जिसके तहत 1,20,000 से 1,30,000 तक का केस प्रतिवर्ष आता है, इसमें से सबके सब दोषी थोड़ी है। कन्विक्शन रेट भी तो कुछ होता है इस देश में। अरे कानून भी अपना काम करती है। तो 15 से 20% तक कन्विक्शन रेट है इस केस में अभी हिंदुस्तान में, और 10 से 12% तो पुलिसिया कार्रवाई में जो है झूठा साबित हो जाता है या कहीं और से प्रेरित होता है। तो ये समस्या भी तो है कि दहेज का फेक केस भी हो रहा है जिसमें पुरुष भी उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, वह भी मानसिक दबाव में आते हैं। भारत में जो है बाबू प्रति वर्ष 90,000 से लेके 1 लाख तक पुरुष जो है सुसाइड करते हैं। उसमें से 65% वैसे पुरुष होते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है। तुम्हारे लोग को दुख थोड़ी होता है, वो तो खुश रहते हैं मरते तो वही है जो ब्याह करते हैं। इसका मतलब कि 60,000 से 65,000 विवाहित पुरुष हर साल आत्महत्या कर लेते हैं, और इसमें से आधे यानी कि 30 से 35% लोग ऐसे होते हैं जो वैवाहिक हिंसा का शिकार होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। अब आप समझिए ये समस्या पुरुषों के साथ भी है। जायज है, कोई बात नहीं करता है, इसका कोई मतलब डाटा नहीं बनता है, कोई इसका कानून नहीं है इसके अगेंस्ट में, लेकिन यह हिंसा पुरुषों के साथ भी उतना ही होता है जितना कि महिला के साथ होता है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में महिला हो या पुरुष, हावी कोई भी हो सकता है। जेंडर को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा पुरुष ही हावी होगा। हमारी महिलाएं भी तो सशक्त हैं, कभी कभी ये भी हावी हो जाती हैं। वो देखिए कब होता है। अब आप ये भी समझिए कि BNS 85 में अगर 1,20,000 से 1,30,000 तक का केस आ रहा है, तो जब भी केस आ रहा है तो ये बात सिर्फ पति और पत्नी के बीच का नहीं है, ये बात दोनों परिवार के बीच का है। अब अगर हम औसतन हर परिवार का 4 मेंबर भी लेते हैं तो इस केस में 5 से 8 लाख तक लोग इन्वॉल्व होते हैं हर साल। अब बताइए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये 8 लाख लोग जो हर साल कानूनी प्रक्रिया, समाज में इज्जत उछलने का डर, ये सब जो रहता है, इसके चक्कर में लोग मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं। समझ रहे हैं? ये मोटा मोटी सब का कारण क्या है? कारण एकमात्र विवाह ही तो है। अगर ना विवाह होगा दो लोग में, ना हिंसा होगा ना कुछ और होगा, लोग ना लड़ेंगे ना मरेंगे, सुख चैन से गीत गाएंगे हमनी तरह। आप समझ रहे हैं? अब गुरु हम बात करते हैं अपने कंक्लूजन का कि स्त्री हो या पुरुष, विवाह के कारण मौत हो तो रहा है, लोग आत्महत्या कर तो रहे हैं। देखिए अब स्त्री हो या पुरुष, विवाह में
घरेलू हिंसा में नुकसान तो दोनों का होता है, मौतें तो दोनों की होती हैं। एक डाटा यह भी है कि 55,000 से लेकर 60,000 तक स्त्री हो या पुरुष दोनों का मौत होता है प्रतिवर्ष विवाह के कारण। तो छोटा मोटा बात थोड़ी है महाराज, एक विवाह 55,000 से लेकर 60,000 लोग को मौत की घाट उतार दे रहा है। हंसते हंसते मजाक है, बताइए पृथ्वी का कितना फायदा हो रहा है इससे, आबादी घट भी तो रहा है। ये हो गया भैया, देखिए मोटा मोटी डाटा कि कितना लोग का जो है जीवन बर्बाद होता है, तबाह होता है, कितना कलेश होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जीवन में जो है विवाह होता है। समाज में इसको एक बहुत ऊंचा तबका दिया गया है, हम ही तो हैं। कुल मिला के विवाह के इर्द गिर्द इतना नुकसान होता है, यह भी समाज को कम ही लगता है। इसीलिए सुबह शाम सूत के उठते हैं और निकल जाते हैं, आज किसका बटुहा ढूंढ दें और आज किसका ब्याह करा दें। हर वो आदमी जो ऐसा सोचता है वो इसलिए भी सोचता है कि बाबू हम तो बर्बाद हो गए, इन लोग को कैसे सुख चैन से रहने दें, तो चलो इसका भी जीवन खराब किया जाए, है कि नहीं। सामाजिक लोग आप लोग को विवाह के लिए मोटिवेट इसलिए भी करते हैं कि उनके विवाह में जाके पूरी सब्जी भी तो खाना होता है, पनीर भी चखना पड़ता है भैया, पुलाव भी खाना पड़ता है, मिठाइयों टेस्ट करना पड़ता है, समझ रहे हैं। और जाके वहाँ दारू पी के नाचना भी तो होता है। ये सब महत्वपूर्ण कार्य है विवाह में, इसके बिना विवाह होता है। हमारे समाज में एक और जो है बाबू कुरीति है, उसको पता हम क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, अनिवार्य विवाह सामाजिक न्याय अधिनियम। इसके तहत क्या होता है कि विवाह करना जहाँ चॉइस होना चाहिए था कि मन हो तो हो, ना हो तो ना करो, वहाँ कंपलसरी हो गया है कि समाज में यदि रहना है तो विवाह तो करना पड़ेगा। यह बिल्कुल नहीं सोचो कि तुमको समाज में कुछ अच्छा करना है, कुछ जीवन में अचीव करना है या समाज को कुछ बहुत अच्छा दे के जाना है। नहीं, कुछ दे के जाओ या ना जाओ, यह तो छोटा मोटा बात है। बड़ा बात यह होता है कि आप विवाह किए कि नहीं। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत झंडा गाड़े, देश के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। अगर वो नहीं होते तो ये देश जो है परमाणु शक्ति भी हासिल नहीं कर पाता। वजह इसके कि लोग उनकी सराहना करते इस बात को लेके कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है। लोग उनको उलाहना देते थे कि महाराज शादी काहे नहीं कर लिए। इसका मतलब मालिक ये है कि आप देश को क्या दीजिएगा नहीं दीजिएगा, अपने जीवन में आप क्या हासिल कीजिएगा नहीं कीजिएगा, आपको क्या करना है नहीं करना है, इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप शादी काहे नहीं कर रहे हैं। साला राह चलता चूतिया ही पूछता है भैया ब्याह कब कर रहे हैं, बस भोसड़ी का नहीं करेंगे हम। ये लोग वो समझने को ये तैयार नहीं होते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, वह सुखी रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, जीवन में कुछ ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सवाल अंत में एक ही उठता है, भैया ब्याह कब कर रहे हैं। भले ही आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, प्लूटो पे जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग मत कीजिए, सब कुछ छोड़िए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप ब्याह कीजिए। यह बिल्कुल नहीं तय किया जाता है कि जिस दो लोग का विवाह हो रहा है क्या उनके बीच में आपसी प्रेम है कि नहीं है, आपसी सहमति है कि नहीं है, उनका आत्मज्ञान कितना है। बिना यह जाने हुए बस दो शरीर को साथ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि प्रकृति आगे बढ़ता रहे। विवाह करना इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम इंसान है बाबू। जानवर तो डायरेक्ट प्रजनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं बिना पूछे हुए समाज से। बताइए यही के बात हुआ, तभी तो वो जानवर है और हम इंसान हैं। क्योंकि हमको यही काम करने के लिए जो समाज से पूछना पड़ता है, समाज को बताना पड़ता है, 100 लोग में ढिंडोरा पीटना पड़ता है कि अब हम भी करने वाले हैं। क्योंकि आपके जीवन को हानि करने के लिए समाज जो है बहुत ही बड़ा योगदान देता है। आप समझिए इस बात को। क्योंकि देखिए जो अभी 3-4 केस निकल के आया है या और भी जो केस आते हैं जिसमें कि स्त्री या पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं या उनकी हत्या हो जाती है, बहुत सारे केस में ये देखा गया है कि पहले मारपीट हुआ था, फिर समझा बुझा के घर भेज दिए कि बेटी मर के ही आना, जीवित क्यों आ गई हो। क्योंकि अगर जीवित बेटी तलाक लेके या अपने पति को छोड़ के, अपना घर छोड़ के अपने माँ बाप के पास आ जाए तो माँ बाप के लिए ये बहुत ही बड़ा दुख का कारण होता है। आखिर उनको भी तो समाज में अपना मुंह दिखाना है। मरी हुई बेटी को लेके आएंगे, दाह संस्कार कर देंगे और खुशी खुशी घर चल जाएंगे। बताइए कितना अच्छा रहता है। आखिर जीवित बेटी उन पे बोझ ही तो होती है, तभी तो दे आते हैं पैसा देख के, नौकरी देख के। ये जानने की नहीं कोशिश करते हैं कि आखिर उनके घर वालों का विचार कैसा है, स्वभाव कैसा है, व्यक्तित्व कैसी है। ये सब देखना तो मूर्खता होता है ना साहेब। फायदा किसमें होता है? फायदा होता है कि ये देखा जाए धन है कि नहीं है, संपत्ति है कि नहीं है, पैसा कितना है, गाड़ी कौन सा लेगा, हम गाड़ी कौन सा देंगे, यह होता है। और वहीं जब रिश्ता खराब हो जाता है, शादी खराब हो जाती है, तब कोई समाज काम में नहीं आता है। कोर्ट में केस लड़ने समाज का एक लोग नहीं जाता है, वहाँ जाना आपको खुद को ही पड़ता है। जाइए भुगतिए। ऐसे ही दोस्त शादी कीजिए,
जहाँ प्रेम ना हो, सिर्फ क्या हो, लालच हो, शारीरिक भूख हो, और अगर कोई बात कर दे मन मिलने का, प्रेम होने का, चेतना का, लोग तो उसको बेवकूफ़ समझते हैं कि ये क्या चूतिया बातें कर रहा है, ये समाज में इसका वैल्यू थोड़ी होता है। समाज में तो लोग अपने आप को बड़ा कम मानते हैं जब प्रतिष्ठा के लिए, इज्जत के लिए, जात पात के लिए, पैसा के लिए, धन दौलत के लिए किसी का भी कहीं विवाह कर देते हैं ऐसे ही। चलो ठीक है, लड़का देख लिए हैं, बढ़िया ज़मीन जथा है, बढ़िया कमाता है, और क्या चाहिए। चाल विचार स्वभाव कौन देखेगा। और यही सब, और जो लड़की ये सब देखना चाहती है और ये सब देख के विवाह करना चाहती है, यानी कि प्रेम विवाह करना चाहती है, या लोग, या जो लड़का भी ये सब करना चाहते हैं, उनकी समाज में क्या इज्जत है वो खुद भी जानते हैं। घर में फ़ोन करने से पहले 1000 मरतबा सोचते हैं कि उनको बताएं कि ना बताएं, पिताजी क्या सोचेंगे, कहीं जहर खा के मर तो नहीं जाएंगे। तो हमको लगता है बेटा बेटी के मरने से ज़्यादा अच्छा होगा माँ बाप ही जहर खा के मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रकृति का देखिए ये नियम है, आप जिसका जन्म देखेंगे वो आपका मृत्यु देखेगा, ये तो तय है। आप जिसका जन्म देख रहे हैं उसी का मृत्यु का कारण आप बन जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ नहीं होता होगा। इस दुर्भाग्य का समाज बहुत ही आराम से तमाशा देखता है और दूर खड़ा होकर ताली मारता है कि मरो भोंसड़ी के, हमारा क्या जा रहा है। मरते सभी हैं, पीसते सभी हैं, सबको लड्डू खाना है कि भैया हमको भी विवाह करना है, आओ कर लो। शारीरिक भूख से बाहर निकलो मित्र, चेतना को देखो, ज्ञान को देखो। शायद ये सब देखने से आपका काम नहीं चलता हो, क्योंकि बहुत समाज है ना, इसको मजा आता है। चलिए आपको इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि हमको विवाह करना चाहिए, या ये सब सुनने के बाद अगर आपको विवाह करना चाहिए तो कीजिए, मौज लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही है कि जिसको जानिए समझिए, जिससे प्रेम हो उसी के साथ रहिए, अन्यथा किसी के साथ रह के कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। पारिवारिक और समाज के दबाव में आके अपना जीवन खराब करने का जरूरत है नहीं। अपना स्टैंड लीजिए, खुद के लिए खड़ा होइए, तभी आप सुकून और शांति से जी पाइएगा। क्योंकि देखते हैं हम पीछे बोर्ड लगा के रखे हैं, सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत तो साला कभी पूरा नहीं होगा, समझ रहे हैं। और दहेज लेने से आपका सिर्फ जरूरत ही पूरा होता है। पैसा कमाइए, जो खरीदना है खरीदिए, क्या इंतजार करते किसी का बाप हमको आके देगा, अपने बाप पे भरोसा नहीं है। चलिए अब चलते हैं, नमस्कार मित्रों। आज अच्छा लगा होगा तो हमको देखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है हमको।